दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम ड्रेल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। 24 अगस्त को एक बार फिर हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी। विधानसभा सत्र से पहले शनिवार के दिन मंत्रिमंडल की बैठक बुलाने का फैसला लिया गया है। पिछले कल सचिवालय पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने मुख्य सचिव को आदेश दिए कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से 9 सितंबर के बीच चलेगा। इसके चलते कई विधेयक मंजूरी के लिए मानसून सत्र में लाए जाएंगे। इसके चलते मुख्यमंत्री ने ये आदेश जारी किए कि हम 24 अगस्त को एक बार फिर कैबिनेट की बैठक कर सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने ये डायरेक्शन जारी कर दी है कि शनिवार 24 अगस्त के दिन कैबिनेट की बैठक करेंगे। अब तमाम औपचारिकताएं देखी जा रही हैं कि क्या क्या एजेंडे आएंगे और कौन कौन से ऐसे विधेयक हैं जो कि अमेंडमेंट के लिए विधानसभा में लाने हैं। सबसे बड़ी तबादला सूची तहसीलदार तथा नायब तहसीलदारों की यहां पर तैयार हो गई है, क्योंकि लंबे समय से पिछले 5-6 महीनों से हिमाचल प्रदेश के तहसीलदारों नायब तहसीलदारों की सूची को लेकर कसरत चल रही थी। तमाम विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में तहसीलदार व नायब तहसीलदार की पोस्टिंग के लिए डीओ नोट दिए थे और ये मंत्री के कार्यालय में लंबे समय तक थे। उसके बाद मुख्यमंत्री के कार्यालय में रहे। अंततः इन तबादला आदेशों को लेकर सीएम ऑफिस से भी मंजूरी मिल गई है और किसी भी समय इसका बुलेटिन जारी हो सकता है। करीब 50 अधिकारी तहसीलदार हैं, उतने ही नायब तहसीलदार हैं, यानी कि 90 से 100 के आसपास तहसीलदार और नायब तहसीलदार अधिकारियों की ये दो अलग अलग सूचियां हैं जिन्हें आज जारी करने की प्रबल संभावना है, क्योंकि मुख्यमंत्री की अप्रूवल मिल गई है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अब इन आदेशों को जारी करने के लिए कसरत वहां पर चली हुई थी और किसी भी समय इसका बुलेटिन जारी हो सकता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। पिछले कल रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, बावजूद इसके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने सरकारी आवास ओक ओवर से सचिवालय पहुंचते हैं। चीफ सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना को बुलाते हैं, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी राकेश कंवर को सचिवालय में बुलाते हैं और इस बुलावे के बाद इन तीनों के बीच मंत्रणा चलती है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल, संभावित फेरबदल को लेकर डिस्कशन होती है, क्योंकि अब कमलेश पंत भी हिमाचल प्रदेश वापस आ चुके हैं और इसके साथ मुनीश गर्ग वापस जाएंगे, अमनदीप गर्ग वापस जाएंगे। 3 अधिकारियों के वापस जाने की संभावना। इसके चलते प्रियातु मंडल वापस जा रहे हैं। प्रियातु मंडल, मुनीश गर्ग जिनके पास चुनाव आयोग का दायित्व था, या अमनदीप गर्ग जिनके पास 3 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट थे, फॉरेस्ट था, पीडब्ल्यूडी था, कार्मिक विभाग था। हालांकि मुनीश गर्ग एक बार फिर छुट्टी पर चले गए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद इन्हें रिलीव कर दिया जाएगा और कमलेश पंत जो कि हिमाचल प्रदेश वापस लौट आए हैं उन्हें नया विभाग देना पड़ेगा। इसके चलते प्रशासनिक सचिवों के तबादलों को लेकर डिस्कशन हुई है, किस सेक्रेटरी को कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा। इसके अलावा एचओडी भी बदले जाएंगे। विभागाध्यक्षों के तबादले को लेकर यहां पर मंथन किया गया कि एक्साइज में किसे भेजा जाए, इंडस्ट्री में किसे भेजा जाए, फूड सिविल सप्लाई और फूड में किसे भेजा जाए, टूरिज्म में किसे भेजा जाए, एचआरटीसी का दायित्व किसे दिया जाए। तमाम चाहे बोर्ड कॉर्पोरेशन हैं या फिर डिपार्टमेंट है, बाकी आईएएस और एचएएस अधिकारियों को नियुक्ति दी जाए। इसके अलावा डीसीज, हालांकि डीसीज की बात की जाए तो अब बेहद कम चांस है, इक्का दुक्का डीसी बदले जाएंगे। जिन डीसीज के पहले ज्यादा बदलने की संभावना थी, अब संभावना यहां क्षीण होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से विधानसभा के उपचुनावों में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई है, उसके बाद अब यह लग रहा है कि डीसीज कम बदले जाएंगे, लेकिन इक्का दुक्का डीसी जरूर बदले जाएंगे। एडीसीज के तबादले होंगे, एसडीएम बड़े स्तर पर बदले जाएंगे। इसके अलावा दूसरे जो महत्वपूर्ण एचएएस अधिकारी दूसरे पदों पर बैठे हैं उनके तबादले किए जाएंगे। इस मंशा के चलते ही पिछले कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने अधिकारियों को सचिवालय में बुलाया था। सीएस और अपने प्रधान सचिव को उन्होंने कार्यालय में बुलाया था, अपने सेक्रेटरीज को, माफ कीजिएगा, सचिवालय बुलाया था।
इससे भी बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में 3 साल का टेन्योर पूरा कर चुके अधिकारी कर्मचारी बदले जाएंगे। राज्य सरकार ने तबादलों पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन अब ये जो तबादले होंगे ये डीओ नोट पर नहीं होंगे बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर होंगे। और मुख्यमंत्री ने साफ संकेत दिए हैं कि जिन भी अधिकारी कर्मचारियों का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका, उनकी बाकायदा सेक्रेटरीज के माध्यम से, एचओडी के माध्यम से उनकी लिस्ट तलब की गई है। और अब ये तबादले, इसमें ना तो डीओ नोट चलेंगे, ना एडजस्टमेंट चलेगी, ना किसी तरह के टेलीफोनिकली सिफारिश चलेगी, बल्कि फाइल पर ये तबादले होंगे। और ये तबादले जनहित में किए जाएंगे। जिस भी अधिकारी कर्मचारी का कार्यकाल 3 साल का पूरा हो चुका होगा उसे बदल दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर पीडब्ल्यूडी को चुना गया है। पीडब्ल्यूडी के तमाम अधिकारियों का बुलेटिन किसी भी समय जारी हो सकता है। और यहाँ पर जेई से लेकर चीफ इंजीनियर तक जो 3 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं उन्हें दूसरे स्थानों पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। और इसके लिए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है, एमएलए, विधायक या किसी मिनिस्टर्स का कोई डीओ नोट नहीं चलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर जनहित में ये तबादले किए जाएंगे और इसमें मेरिट देखी जाएगी कि कौन अधिकारी, चाहे वो एक्सन है, एससी है, चीफ इंजीनियर है या फिर एसडीओ है या जेई है, 3 साल से ज़्यादा एक स्टेशन पर बिठाना जनहित में नहीं है। इसके चलते पीडब्ल्यूडी से शुरुआत होगी, फिर जल शक्ति में होगा, बिजली बोर्ड में होगा, फॉरेस्ट में होगा, एक्साइज में पहले ये तय कर दिया गया कि जीएसटी और एक्साइज 2 अलग अलग विंग बनेंगे, वहां भी 3-3 साल का टेन्योर फिक्स कर दिया गया है। लेकिन पुलिस में, विजिलेंस में, सीआईडी में ये फार्मूला अब राज्य सरकार इंप्लीमेंट करने वाली है कि 3 साल के टेन्योर से ऊपर एक दिन भी किसी को नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 3 दिन पहले पीडब्ल्यूडी की अफसरों की यह सूची तलब की थी। इस आधार पर लिस्ट बनाने में मुख्यमंत्री का कॉन्फिडेंस सेल जुट गया है। बड़ी बात है कि यह डिपार्टमेंट को भी जिम्मा नहीं दिया गया है। मुख्यमंत्री ने अपने कॉन्फिडेंशियल सेल जो कि उनके कार्यालय में, वहां पर उन्होंने ये डायरेक्शन दी है कि पीडब्ल्यूडी की लिस्ट आ जाएगी। फिर आप देखिए 3 साल का टेन्योर किसका है और इन सभी अधिकारियों को मेरिट के आधार पर इन्हें एक से दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद दूसरे विभागों में भी तमाम अधिकारी कर्मचारी 3 साल वाले बदले जाएंगे। इसी बीच 15 अगस्त की तैयारियों में सामान्य प्रशासन विभाग और कांगड़ा प्रशासन पूरी तरह से जुट गया है। देरा में इस बार राज्य स्तरीय समारोह मनाया जाएगा। आम जनता के लिए बड़ी घोषणाओं का इंतजार है और जो मुख्यमंत्री देरा में बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं संभावित सूची में, उसमें कांगड़ा जिला को पर्यटन के लिए बड़ी सौगात मिल सकती है। पोंग विस्थापितों को घर में, जहां पर उनका मकान बना है, मकान के कब्जे वाली फॉरेस्ट लैंड पर उसका मालिकाना हक उनको दिया जा सकता है। इसके अलावा किसानों, बागवानों को मुख्यमंत्री बड़ी सौगात देंगे। दूध, मक्की और गेहूं, खासकर मक्की और गेहूं के दाम एक बार फिर बढ़ाए जा सकते हैं ताकि हिमाचल प्रदेश में कृषि को बढ़ावा मिले। ऑर्गेनिक उत्पादों के यहाँ पर कीमतें बढ़ाई जाएंगी, प्रेरित किया जाएगा। युवाओं और महिलाओं के लिए भी बड़ी सौगात दी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 4% डीए की यहाँ पर लंबे समय से आस है। और पिछले कल भी जब मुख्यमंत्री ने सचिवालय में चीफ सेक्रेटरी बुलाए थे तो अधिकारियों ने कहा कि अब लंबा समय हो चुका है, केंद्रीय कर्मचारियों को 50% डीए मिल चुका है, जबकि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी काफ़ी पीछे हैं। अब 16% का कम से कम गैप आ चुका है। 4 किस्तें हिमाचल प्रदेश के राज्यों के कर्मचारी पीछे चल रहे हैं। इस पर जब मुख्यमंत्री ने पूछा कि अगर डीए हमें देना पड़ता तो कितना बोझ सरकार पर पड़ेगा सालाना, कितनी इसमें अतिरिक्त हमें पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा, इस पर वित्त विभाग का प्रपोजल था कि 600 करोड़ सालाना अतिरिक्त बोझ राज्य सरकार के खजाने पर आएगा। लेकिन साथ ये भी स्पष्ट है कि जिन कर्मचारियों को महंगाई भत्ता लंबे समय से उनको इंतजार है, इस महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे हैं, अब मुख्यमंत्री के लिए ये बड़ी चुनौती है कि इस आर्थिक संकट के बीच कर्मचारियों का जो देय बनता है, उनका हक बनता, वो भी देना है। लेकिन पैसा कहां से आए? पिछली बार कुछ कड़े स्टेप जरूर लिए गए हैं, कड़े कदम जरूर उठाए गए हैं, बावजूद इसके जिस प्रकार से वित्त विभाग ने कैबिनेट की मीटिंग में अपनी प्रेजेंटेशन दी है, उस प्रेजेंटेशन में यह साफ कहा है कि हिमाचल प्रदेश में भी वेतन के लाले पड़ सकते हैं, कर्मचारियों को सैलरी देने की दिक्कत आ सकती है, पेंशनर्स के लिए दिक्कत आती है। और वित्त विभाग ने अपनी प्रेजेंटेशन में यह भी कहा था कि कड़े कदम सरकार को उठाने होंगे, खासकर सब्सिडियां और मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का रिवाज बंद करना होगा, कुछ टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, नए कर लगाने पड़ेंगे ताकि कम से कम प्रदेश
प्रदेश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। और इसी के बीच कर्मचारियों का जिनका हक बनता, जिनका डीए बनता, वो भी देना पड़ेगा। 600 करोड़ का ये प्रपोजल दिया गया, मुख्यमंत्री को दिया गया कि डीए 600 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। 15 अगस्त के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का 16 अगस्त के दिन भी हमीरपुर में कार्यक्रम होगा और उस दिन हिमाचल प्रदेश के लाल डोरे वाली जमीन को लेकर एक बड़ा, क्योंकि ये फैसला जयराम सरकार में शुरू हो गया था, लेकिन अब इसका विधिवत इसका आगाज कर दिया जाएगा और इनको मालिकाना हक देना शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि लाल लकीर वाली जमीन, जिस जमीन का वहां पर कब्जा तो जरूर होता है लेकिन उस पर कभी भी रेवेन्यू का कागज नहीं मिलता, रेवेन्यू रिकॉर्ड में मालिकाना हक नहीं मिलता। लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 16 अगस्त को हमीरपुर जिला से लाभान्वित परिवारों को स्वामित्व पत्र सौंपेंगे। जाहिर तौर पर विधानसभा में अमेंडमेंट के लिए इसका विधेयक लाया गया था, इसमें नियमों में बदलाव किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि लाल डोरे वाली जमीन जहां पर भी होगी, जहां पर किसी का घर बना होगा, उस जमीन का मालिकाना हक उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जिसका घर बना होगा। और इसी स्वामित्व एक्ट के तहत किए गए बदलाव के आधार पर अब लोगों को 16 अगस्त को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मालिकाना हक का पत्र सौंपकर इस योजना का विधिवत शुभारंभ करेंगे। इसके लिए राजस्व विभाग ने 3 से 4 हजार लोगों का हमीरपुर में कार्यक्रम रखा। इसकी रूपरेखा तैयार की गई है। जेबीटी पोस्टिंग की बात की जाए तो यहां पर भी जेबीटी के तमाम 1161 बैच 22 नियुक्ति के इंतजार में बैठे हैं, लेकिन इनके लिए अच्छी खबर यह है कि इनकी पोस्टिंग की सूची जारी कर दी है, पोस्टिंग ऑर्डर को लेकर लिस्ट जारी कर दी है। सभी 1161 जेबीटी की बैच 22 नियुक्ति की लिस्ट तैयार कर ली गई है और इस नियुक्ति की लिस्ट को वेरिफिकेशन के लिए निदेशालय ने डिप्टी डायरेक्टर को भेजा है। कॉन्फिडेंशियल रखा गया, उनको कहा गया कि इसे डिस्क्लोज ना किया जाए। साथ में यह भी वार्निंग दी गई है कि अगर किसी ने डिस्क्लोज की गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि पहले भी टीजीटी की लिस्ट इस तरह से डिस्क्लोज हो गई थी, जिसके बाद काफ़ी बवाल मचा था और तमाम जो टीजीटी की पोस्टिंग थी वो भी डिले हुई थी। लेकिन इस बार जो स्टेशन दिए गए हैं वो विदाउट टीचर वाले स्कूलों में दिए गए हैं, सिंगल टीचर वाले स्कूलों में पोस्टिंग दी गई है। और टीजीटी की तरह डबलिंग ना हो जाए, इस कवायद से बचने के लिए वेरिफिकेशन का फैसला लिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर अब स्कूलों से वेरीफाई कर रहे हैं कि जो पोस्टिंग सूची डायरेक्टरेट से जारी हुई है तमाम इन बैच वाइज जेबीटी की, क्या वो सही है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जिसके ऑर्डर स्कूल में किए गए हो पहले से पोस्ट भर चुकी हो। इसी के चलते सरकार ने पहले तबादलों पर बैन लगाया, उसके बाद इसकी सूची तैयार की गई या वेरिफिकेशन के लिए निचले दफ्तरों में भेजा गया है। शिक्षा मंत्री ने भी कहा, आज बाकायदा हिमाचल दस्तक से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि 20 अगस्त तक हम तमाम जितने भी जेबीटी के यहाँ पर पात्र हैं जिनकी बैच वाइज भर्ती हुए उन्हें नियुक्ति पत्र सौंप देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार हम डबलिंग नहीं करेंगे, किसी प्रकार की दुविधा ना हो, दिक्कत ना आए। इसके चलते इस सूची को हम डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस से वेरीफाई करवा रहे हैं। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में खेलकूद प्रतियोगिताओं को स्थगित कर दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। अंडर 12 अंडर 14 टूर्नामेंट अब हिमाचल प्रदेश में फिलहाल कुछ समय के लिए टल गए हैं और ये स्पष्ट किया गया कि मौसम साफ होने पर ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। हिमाचल प्रदेश की आपदा प्रभावित क्षेत्रों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खराब मौसम के चलते उनका दौरा भी फिलहाल टल गया, स्थगित कर दिया गया है। अब जब हिमाचल प्रदेश में मौसम बिल्कुल साफ होगा तो उसके बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल में आने का नया शेड्यूल जारी होगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कार्यालय और पीएमओ कार्यालय के बीच लगातार पीएम मोदी के दौरे को लेकर बातचीत चल रही थी। आज इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया को ये जानकारी देते हुए कहा कि फिलहाल खराब मौसम के चलते जो आज प्रधानमंत्री का दौरा रामपुर का संभावित था या जहां जहां पर नुकसान हुआ था वहां का पीएम का जो दौरा संभावित था वो फिलहाल टल गया है। सीएम सुक्खू ने कहा कि अब मौसम साफ होने पर ही उनका दूसरी बार कार्यक्रम जारी होगा। प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करना था, आज उनके आने का कार्यक्रम था, लेकिन लगातार यहां पर मौसम खराब चला हुआ। इस संबंध में पीएम ऑफिस की मुख्य सचिव से लगातार बातचीत चल रही थी, लेकिन खराब मौसम के चलते वे आज नहीं आ सके। हवाई सर्वेक्षण द्वारा उन्होंने आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा करना था।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर HIV जागरूकता अभियान की शुरुआत की, जो 12 अक्टूबर तक हिमाचल प्रदेश में चलेगा। प्रदेश के सभी जिलों में ये जागरूकता अभियान गांव स्तर पर मनाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक जागरूकता वाहन को भी हरी झंडी देकर शिमला से रवाना किया। 2 महीने तक चलने वाली इंटीग्रेटेड हेल्थ चेकअप अभियान का भी यहां पर मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। सीएम ने युवा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार एड्स के प्रति जागरूकता लाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। राज्य सरकार एड्स से पीड़ित रोगियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास कर रही है। हिमाचल काडर के आईएएस अधिकारी ऋग्वेद ठाकुर को प्रधानमंत्री कार्यालय में एंट्री मिली है। वर्ष 2011 बैच के आईएएस ऋग्वेद कैबिनेट सेक्रेटरीट में डिप्टी सेक्रेटरी पद पर तैनात थे। इसी साल जनवरी महीने में हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर पद पर तैनात ऋग्वेद ठाकुर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर इसी साल जनवरी महीने में रवाना हुए थे। अब 7 महीने की बेहतर परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें केंद्र सरकार ने बड़ा इनाम दिया और पीएमओ में बतौर डिप्टी सेक्रेटरी उन्हें तैनाती मिली है। ऋग्वेद पहले डीसी मंडी भी रह चुके हैं। जाहिर तौर पर पीएमओ में देश के सबसे काबिल और होनहार अधिकारी को तैनाती मिलती है। इससे पहले तरुण कपूर पीएमओ में रह चुके हैं और अब ऋग्वेद को ये बड़ा दायित्व केंद्र की सरकार ने सोचा, यानी पीएमओ जो कि कॉन्फिडेंशियल काम होता, प्रधानमंत्री कार्यालय पूरी तरह चलता है और हिमाचल काडर के किसी अधिकारी को यह तैनाती मिलने से हिमाचल की विश्वसनीयता, हिमाचल की क्रेडिबिलिटी भी कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी हो जाती है। कांगड़ा जिला में विजिलेंस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में लिया। बीती शाम गुप्त सूचना के आधार पर विजिलेंस की टीम ने कांगड़ा के रक्कड़ पुलिस थाना के अंतर्गत पंजाब नंबर की एक क्रेटा कार को पकड़ा, जिसमें राकेश चावला और पुनीत कुमार सवार थे। दोनों पंजाब के रहने वाले हैं। दोनों पंजाब की अलग अलग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत थे। दोनों ने 3.5 लाख रुपए की रकम इन दोनों से बरामद की गई। जब से इनसे पूछा गया ये पैसे कहां से आए, तो इस पर इन दोनों ने ना तो सोर्स बताया ना संतोषजनक उनका जवाब था। लिहाजा इन दोनों की बात की जाए तो दोनों हाल ही में पालमपुर क्षेत्र के एक विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च का निरीक्षण करने गए थे, स्पॉट विजिट करने गए थे। इस कार्य के लिए इन दोनों को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया था। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए, यानी कि विश्वविद्यालय को लाभ पहुंचाने के लिए संबंधित स्थानों से क्या कहीं इन दोनों ने घूस तो नहीं ली होगी, यानी कि जो पैसा इनसे पकड़ा गया वो घूस का पैसा तो नहीं था। विजिलेंस ने इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। हमीरपुर के अनूप में आज एक जोरदार धमाका हुआ। बिजली बोर्ड के ट्रांसफार्मर और एमएनटी लैब में आग लग जाने के चलते ये जोर का धमाका हुआ। देखते ही देखते आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया और गोदाम से कई ब्लास्ट हुए के बाद एक ब्लास्ट हुए। गोदाम से ब्लास्ट होने के बाद पुलिस विभाग तथा यातायात पुलिस ने अणु सड़क मार्ग से वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया। विद्युत विभाग का मीटर रिपेयर और ट्रांसफार्मर रिपेयर स्टोर पूरी तरह से जलकर राख हो गया, जिसमें विभाग के करोड़ों का नुकसान हुआ है। आगजनी की घटना में 80 के करीब ट्रांसफार्मर और 20 के करीब ट्रांसफार्मर ऑयल के ड्रम जलकर राख हो चुके हैं और बड़े स्तर पर माना जा रहा है कि वहां पर नुकसान हुआ है। चंबा के प्रोथा में भूस्खलन में बुआ भतीजे की मौत हो गई। ये हादसा सुबह साहू की ग्राम पंचायत प्रोथा में पेश आया, जब 24 साल की अपर्णा अपने 9 साल के भतीजे अक्षय को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी। तभी पहाड़ी से गिरे पत्थरों के चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। इस हादसे में जहां बुआ भतीजे की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 4 साल का बच्चा मौत को मात देकर जिंदा निकल आया। दरअसल अपर्णा अपने 9 साल के छोटे भतीजे अक्षय को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी। उस दौरान उनका छोटा 4 साल का बच्चा भी घर पर था। अब बच्चे को किसके पास छोड़ा जाए, इसके चलते अपर्णा ने अपने 4 साल के छोटे बच्चे को पीठ पर बांध लिया, यानी 4 साल का बेटा पीठ पर बांधा था और 9 साल का भतीजे की उंगली पकड़ी थी और उन्हें स्कूल ले जा रही थी। बीच रास्ते में भूस्खलन की चपेट में तीनों आ गए, लेकिन ये किसी चमत्कार से
से कम नहीं था कि पीठ पर बांधा बच्चा, अपर्णा का बच्चा हादसे में पूरी तरह से सुरक्षित है, उसका बाल बांका नहीं हुआ। इस हादसे ने एक बार फिर जाको राखे साइयां मार सके न कोई, इस कहावत को चरितार्थ कर दिया। यानी बच्चा पीठ पर बांधा था, भतीजे की उंगली पकड़ी थी, ऊपर से पत्थर गिर गए, चट्टानें गिर गई, तीनों उसकी चपेट में आ गए, बुआ भतीजे दोनों की मौत हो गई। लेकिन छोटा 4 साल का बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल सेफ है। इसे ही कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। बहरहाल टांडा मेडिकल कॉलेज में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां एक गर्भवती महिला ऑपरेशन के डर से अस्पताल से भाग निकली और मंदिर में जाकर बच्चे को जन्म दिया। महिला और उसका बच्चा अब आईसीयू में भर्ती है। महिला शनिवार की शाम से ही गायब थी। उसके परिजन और डॉक्टर उसे तलाशते रहे, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चल पाया। पिछले कल दोपहर बाद महिला को टांडा के साथ लगते एक मंदिर में ढूंढ निकाला गया, जहां पर उसने बच्चे को जन्म दिया था। फिर जच्चा बच्चा दोनों को अस्पताल में वापस लाकर आईसीयू में भर्ती करवा दिया गया है। हिमाचल में बरसात के समय नदी नालों के किनारों पर अब एसडीआरएफ का पहरा लगेगा। बरसात में उफनती नदियों और नालों से लोगों को दूर रखने के लिए हिमाचल पुलिस ने यह बड़ा फैसला लिया है। सैलानियों और स्थानीय लोगों को बार बार समझाने के बावजूद भी बरसात के दौरान नदी नालों के नज़दीक जाने से नहीं रुकते हैं। इसके चलते अपनी जान से हाथ धोने पड़ रहे हैं। ऐसे में लोगों की सुरक्षा को देखते हुए हिमाचल पुलिस ने बरसात के समय उफनते नदी नालों के किनारों अब एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती का फैसला लिया है। हिमाचल में घूमने आने वाले पर्यटक अक्सर अच्छे व्यू, रील और सेल्फी के चक्कर में अपनी जान आफत में डाल देते हैं। प्रशासन द्वारा ऐसी जगहों पर साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं जहां पर लोगों को जान से खतरा है, जान का खतरा है, लेकिन रोमांच के चक्कर में सैलानी सूचना बोर्ड को अनदेखा कर देते हैं, जिसके चलते उनकी जान पर बन आती है। ऐसे में अब इन पर्यटन स्थलों पर अब एसडीआरएफ की तैनाती की जाएगी नदी नालों के किनारे, ताकि लोगों की जान को बचाया जा सके, पर्यटकों को सुरक्षा दी जा सके। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में बाढ़ का फिर एक बार अलर्ट जारी किया गया। कुल्लू, शिमला, सिरमौर, इन तीनों जिलों में फिर येलो अलर्ट जारी किया गया। 15 और 16 अगस्त को भी येलो अलर्ट रहेगा। 15 को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन, शिमला और सिरमौर में बाढ़ का अलर्ट है, जबकि 16 को 9 जिलों में चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर प्रदेश के सभी 9 जिलों में येलो अलर्ट होगा। इस अलर्ट में सावधानी इसलिए बरतना जरूरी है क्योंकि अब इस 1-1.5 महीने की बरसात में हिमाचल प्रदेश में 184 लोग बरसात के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। 31 जुलाई और पिछले कल ऊना की वारदात को, इन 2 वारदात को जोड़ा जाए, 58 लोग बाढ़ की भेंट चल गए। यानी कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था बाढ़ आएगी, नुकसान होगा, लेकिन हम फिर भी नहीं माने और 58 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बड़ी बात है कि इनमें 28 लोग अभी भी बाढ़ की भेंट चढ़ने के बाद लापता। 28 लोग ढूंढने पर कहीं नहीं मिल रहे हैं। सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लोकल तमाम एजेंसियां ढूंढ रही हैं, लोकल सिटीजन घूम रहे हैं, लेकिन 28 लोगों का कोई पता नहीं है। रामपुर के समेज में कुल 33 लोग बाढ़ में बह गए थे। इनमें 16 के सब बरामद हुए हैं, 17 अभी भी लापता, यानी कि बाढ़ में बह चुके हैं, कोई पता नहीं है। कुल्लू के बागी पुल और जाओ में 12 लोग बरसात काल बनकर इन पर बरसी थी। इनमें 4 लोगों के सब मिल गए हैं, जबकि 8 लोग अभी भी लापता हैं। मंडी के राजबन में 10 लोग बाढ़ की भेंट चढ़ गए थे। इनमें 9 के शव बरामद हो गए हैं, जबकि 1 अभी भी लापता। पिछले कल ऊना में 3 बच्चे बाढ़ में बह गए थे। इनमें 1 का शव बरामद हुआ है, लेकिन 2 मासूम बच्चे अभी भी लापता हैं। ऊना के देहला गांव के 11 लोग भी बाढ़ में बह गए थे। ये हादसा हालांकि पंजाब में हुआ था। इनोवा गाड़ी जिस प्रकार से बह गई थी, बाढ़ में बह गई थी, ये लोग जरूर ऊना जिला के देहला के थे, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश ऊना से सटे पंजाब के इलाके में हुआ। इसके चलते ये जो 11 लोग वहाँ पर, जो 9 के सब बरामद हुए हैं, 2 अभी भी लापता हैं, इनका आंकड़ा हिमाचल प्रदेश की सूची में नहीं जुड़ा, क्योंकि ये हादसा पंजाब की बाउंड्री पर हुआ, पंजाब के इलाके में हुआ है। हालांकि अगर ये कुछ अंदर के हिस्से में होता, ऊना के हिस्से में होता, तो हिमाचल प्रदेश में जो 184 की संख्या है वो बढ़कर कहाँ पहुँच जाती है, आप सोचिए। और चंबा में भी आज जिस प्रकार से आज भूस्खलन हुआ, वहाँ पर भी बारिश के चलते नुकसान हुआ। यानी कि इन तमाम मामलों को जोड़ लिए जाए तो ये बड़ा एक आंकड़ा बनता धीरे धीरे जा रहा है। इसके चलते इस बरसात के मौसम में तमाम हमारे दर्शकों से यह आग्रह रहेगा कि मौसम विभाग का जब भी अलर्ट आता, सावधानी बरतें और इस बरसात का डटकर
सामना करें। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।